तो आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का नया टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता समझते हैं। सबसे पहले आपने बल्ब देखा होगा। बल्ब में जब हम स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो बल्ब क्या होने लगता है, प्रकाश देने लगता है। ठीक है, क्या कभी आपने बल्ब को टच करके देखा है? जब आप बल्ब को टच करेंगे तो आप पाएंगे कि बल्ब क्या हो गया है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो वह चालक तार गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। बल्ब का हमने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है और बल्ब का आपको उदाहरण हम समझा रहे हैं कि बल्ब जो है हीट भी होता है और प्रकाश भी देता है। कैसे देता है, आइए हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरी को हम समझेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, यानी कि जब किसी चालक तार में, ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में विद्युत धारा से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तार का अपना एक क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध का काम होता है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना। तो धारा आगे की ओर ऐसे बढ़ रही है और ये प्रतिरोध उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, जैसे आप किसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हो और आपका रास्ता कोई रोक रहा हो। एक बार रोका तो आप प्यार से कहेंगे कि थोड़ा किनारे हो जाइए भैया। 2 बार 3 बार से करेगा, फिर आपको धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा। ठीक वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात परमाणु आगे बढ़ रहे हैं, परमाणु जब इस प्रतिरोध के साथ क्या करता है, टक्कर करता है, तो टक्कर के उपरांत क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यह चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब ये गर्म क्यों होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि गर्म होने का कारण यह है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो उसके परमाणु को, इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकेगा, जिससे उनके बीच टक्कर होगा, घर्षण होता है। उसके उपरांत क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। अभी आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अर्थात यदि किसी चालक तार से अगर हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करनी है तो उसका प्रतिरोध हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कम प्रतिरोध होगा तो रुकावट भी कम होगी, जिससे आसानी से धारा बह जाएगी, तो तार गर्म कम होगा। और प्रतिरोध अधिक होगा, अर्थात धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा होगी, जिसके वजह से चालक तार बहुत अधिक क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के उदाहरण क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, हमने अपने दैनिक जीवन में देखा हुआ है। जैसे हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं, विद्युत बल्ब। ठीक, विद्युत बल्ब के यहाँ पे हम आपको संरचना बनाए हुए हैं। संरचना और इसकी क्रिया विधि को हम समझते हैं कि किस प्रकार से बल्ब की संरचना होती है और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किस प्रकार यह जलने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में। ये क्या होता है, विद्युत बल्ब में कांच का एक खोखला गोला होता है। ये आपको बाहर बाहर दिख रहा होगा, कांच का एक खोखला गोला, जिसके ऊपरी सिरे पर एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। ठीक, और उसी टोपी में एक किनारे और दूसरे किनारे पिन लगा होता है। इसी पिन के सहारे हम इस बल्ब को किसी होल्डर में लगाते हैं। ठीक है,
इसके ऊपरी सिरे पर इसमें कोई बाहर से वायु न जाए, इसके लिए हम इस लाख से, जिसको हम चपड़ा भी बोलते हैं, पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और जिंक के या जस्ते के 2 टाके लगा दिए जाते हैं, जिससे विद्युत धारा अंदर प्रवेश हो सके। समझ में आ रही है बात? अब इसके साथ क्या होता है, जिंक के जो टाके लगे हैं उससे अंदर की ओर ये 2 कांच की नली लगी हुई है, ठीक, जो आगे जा करके ये पतले पतले तारों से बनाया गया तंतु, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न आपसे पूछा था बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में बहुविकल्पी में कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, अब हम यहां समझ रहे हैं कि आखिरकार ये टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है। तो टंगस्टन से बहुत पतला तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तो पतला तार खींच के उसको इस तरीके से कुंडली के जैसे घुमावदार बना करके इन दोनों कांच की नली से ले जाके जोड़ दिया जाता है। कुंडली नुमा बनाने से इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे बल्ब के अंदर का जो क्षेत्रफल है उस कम क्षेत्रफल में आसानी से आ जाता है। जब हम यहाँ जिंक के टाके जो लगा यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस कांच की नली से होते हुए धारा आगे बढ़ती है। ठीक है, और ये धारा पहुंचती है कहाँ पे? बल्ब के फिलामेंट में, उसके तंतु में, जो किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक होता है, इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा तब जाकर यह गलेगा। गलनांक का मतलब है कि गल करके पिघल करके खराब हो जाए। ठीक है, 3400 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये पिघलेगा। तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें धारा बहती है तो टंगस्टन पहले धीरे धीरे हीट होता है। क्या होता है? हीट। और लाल तप्त होकर के यह उष्मा भी देता है और उसके साथ साथ प्रकाश भी देता है। ठीक है, जब ये पूरे तरीके से गर्म हो जाता है, लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस, 2700 डिग्री सेल्सियस तक यह बल्ब क्या होता है? गर्म होता है। तो इसके बाद एक अचालक पदार्थ का कवर लगाया जाता है। किसका? कांच का, जिससे बाहर से वायु प्रवेश न करे। पहले ही इस बल्ब को निर्वात कर दिया जाता है। निर्वात का मतलब है कि जिसमें वायु न हो, तो निर्वात करके तब इसको पूरी तरीके से लाख के द्वारा पैक कर दिया जाता है। तो बाहर से अगर कोई वायु जाएगी तो ये टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण होकर के ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिसकी वजह से खराब हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, ये तार टूट जाएगा, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए किसी ऐसे पदार्थ का हम कवर लगाते जो अचालक हो और बाहर से वायु जाने न दे। समझ में आ गई बात? अगर वायु अंदर चली जाएगी तो ये टंगस्टन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्लियर? अब समझते हैं, जो ये टंगस्टन है वो हीट हो रहा है, तो हीट होने के बाद क्या दे रहा है? उष्मा, और उसके बाद से प्रकाश। इस बल्ब का जो है 90 से 95% ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? उष्मा में। और 5 से 10% ही ऊर्जा किसमें बदलती है? प्रकाश में। और यही प्रकाश हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके अलावा बल्ब जो है पूरी तरीके से हीट हो जाता है, उसका 90 से 95% भाग किसमें खर्च हो जा रहा है? उष्मा में, गर्म हो रहा है वो बल्ब। और 5 से 10% क्या कर रहा है? खपत करके प्रकाश दे रहा है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा एलईडी जो बल्ब आते हैं, एलईडी बल्ब को निर्वात नहीं किया जाता है। उसमें एलईडी बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और आर्गन गैस भरी जाती है। इस नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस भरने के पीछे कारण ये है कि ये निष्क्रिय गैस है। ठीक है, निष्क्रिय है तो अभिक्रिया नहीं करेगा, तो ऑक्सीकृत नहीं होगा। इसलिए इस साधारण बल्ब की अपेक्षा जो कांच का बना हुआ है उससे ज्यादा दक्षता एलईडी बल्ब की होती है, उससे ज्यादा जीवन काल, उससे ज्यादा दिनों तक कौन चलता है? एलईडी बल्ब। और नाइट्रोजन आर्गन भरने के कारण इसकी दक्षता
बढ़ जाती है, जीवन काल बढ़ जाता है और प्रकाश की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि बल्ब से हमें ऊष्मा चाहिए कि प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए। इसलिए जितना प्रकाश ये 100 वाट का बल्ब नहीं दे पा रहा था, उससे ज्यादा प्रकाश कौन दे देता है, 7 वाट का कौन, एलईडी बल्ब। अगर इसकी जगह पे अगर हम 100 वाट का एलईडी बल्ब जला दें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गुना ज्यादा प्रकाश देगा। समझ में आ रही है बात। इसी सिद्धांत पे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री और फ्यूज तार काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब समझते हैं, एक हमने अभी संरचना पढ़ा विद्युत बल्ब का, दूसरी संरचना पढ़ते हैं कि विद्युत ऊष्मक, जिसे हम हीटर कहते हैं, क्या होता है। जब हमें अपने घरों में भोजन बनाना हो या पानी गर्म करना होता है तो हम हीटर का यूज करते हैं। तो हीटर में क्या होता है, हीटर में चीनी मिट्टी की प्लेट होती है जिसमें खांचे बनाए गए होते हैं और उन खांचों में फिलामेंट भरा गया है, तंतु भरा गया है। इसमें जो तापक तार है, जो फिलामेंट है, वो नाइक्रोम का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जो 80% निकिल से और 20% क्रोमियम से मिल करके बनी होती है। नाइक्रोम जो है, इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ही अधिक होता है और इसको इस संरचना में घुमा घुमा के कुंडली नुमा बनाया जाता है, इसलिए ताकि अधिक से अधिक समय तक विद्युत धारा इसमें रहेगी, उतना ही ज्यादा मात्रा में इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे यह जो तार बनाया गया नाइक्रोम का, वो धीरे धीरे लाल तप्त हो जाता है और ऊष्मा देने लगता है। जब ये ऊष्मा देगा तो फिर हमें भोजन बनाना हो, भोजन पकाना हो या फिर पानी गर्म करना हो तो हम आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हम विद्युत इस्त्री का उपयोग करते हैं, उसमें भी नाइक्रोम का ही मिश्र धातु का प्लेट बनाया गया होता है। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये नाइक्रोम की जो प्लेट, जो तार उसकी बनाई गई होती है, वो क्या होता है, गर्म होता है, जिससे कपड़ा प्रेस हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे एक और यंत्र है जिसे हम कहते हैं विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। यह भी चीनी मिट्टी का बना हुआ इस तरीके का एक संरचना होता है। ठीक है, इसमें हम बहुत पतला तार जोड़ते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही पतला तार जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध कम होगा तो जब बहुत अधिक मात्रा आएगी तो इसका गलनांक कम होने के कारण यह टूट जाता है, जिससे परिपथ पूर्ण नहीं होता है और धारा यहां से आगे नहीं जाती है, जिससे घर में लगे उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। ठीक है, तो घरों में लगे उपकरण को सुरक्षित बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत फ्यूज का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने विद्युत के बारे में पढ़ा, विद्युत ऊष्मा के बारे में पढ़ा। अब हम कैसे जानेंगे कि ये जो हीट हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, जो ऊष्मा है उसको कैसे मापेंगे हम। तो आइए समझते हैं इसको। चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न उसको कैसे मापते हैं, तो सबसे पहले जितनी ज्यादा उसमें विद्युत ऊर्जा जाएगी, जितना ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा वो तार क्या होगा, गर्म होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ऊष्मा की माप हम कैसे कर सकते हैं, जितना ही ज्यादा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। तो ऊष्मा की माप को हम किससे लिखेंगे, एच से, और व्यय विद्युत ऊर्जा किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, जूल, और हम ऊष्मा को किसमें मापते हैं, कैलोरी में। तो एक कैलोरी में 4.18 जूल या लगभग 4.2 जूल होता है। समझ में आ गई बात। तो अगर हमें व्यय विद्युत ऊर्जा के बारे में पता चल जाएगा तो वो किसमें पता चलेगा, जूल में। तो हम जूल को किसमें बदलेंगे, कैलोरी में। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हमें 4.2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि जो व्यय विद्युत ऊर्जा होती है V × I × T के बराबर, या
आई स्क्वायर आर टी के बराबर या वी स्क्वायर टी बटा आर के बराबर होती है। ये किस में आएगा? जूल में। और अगर हमें पूछे कि कितने ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यहाँ बताया हमने कि एच के बराबर क्या होता है, ये जितने भी डब्ल्यू हैं सब एच के बराबर हो जाएंगे। तो एच बराबर क्या होगा? वी इंटू आई इंटू टी। लेकिन यह मान किस में आएगा? और जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से क्या करना पड़ेगा? भाग। तो यहाँ 4.2 से भाग दे देंगे तो इसका मान प्राप्त होता है किसमें? कैलोरी में। समझ में आ रही है बात? उसके अलावा एच बराबर अब आई स्क्वायर आर टी, ये भी मान किसमें प्राप्त होगा? जूल में। लेकिन हमें ऊष्मा निकालना है तो इसमें 4.2 से भाग कर दें, ये भी मान प्राप्त हो जाएगा कैलोरी में। इसके अलावा एक और सूत्र है, एच बराबर वी स्क्वायर टी बटा आर, ये भी किसमें मिलेगा? जूल में। इसमें हम 4.2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो ये भी पता चल जाएगा किसमें? कैलोरी में। समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि विद्युत ऊर्जा जब किसी चालक तार में बहती है तो ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, उसको कैसे मापते हैं, और साथ में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, और उसके अनुप्रयोग में हमने 2 उदाहरण समझा। एक विद्युत बल्ब के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा, और उसकी मैकेनिज्म के बारे में समझा, उसकी क्रियाविधि के बारे में। दूसरा हम लोगों ने समझा कि हीटर किस आधार पर कार्य करता है। ठीक, जिस तरीके से हीटर काम करता है उसी आधार पर विद्युत स्त्री अर्थात प्रेस भी काम करता है। और घर में एक उपकरण लगाया जाता है, वायरिंग की जाती है, तो विद्युत फ्यूज, ये सब के सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।